जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है और इसकी हम सबको बहुत ज़रूरत होती है। दैट इज़ नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। नर्वस सिस्टम के मामलात क्या हैं इसको देखेंगे और डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट बोर्ड्स को भी हम साथ लेकर चलेंगे, तो उसको भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें डेविएटेड हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं। ठीक है जी। हमारे पास टॉपिक का नाम है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो होता है ये हमारी बॉडी में किसके लिए ज़रूरी होता है? बेटे बहुत सिंपल से है। हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। जैसे दैट हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुला। इसने बेटे किसी भी स्टिमुलस या स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बेटे ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ और चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। जैसे इट कंट्रोल्स आर बिहेवियर। ठीक है। एंड होम्योस्टेसिस। तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना ये इसका काम होता है। फिर हमारे पास बेटे जो बिहेवियर होता है ये इसका काम होता है। अब ये याद रखना कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो होता है ना बेटे, ये हमारे पास दो बेसिक मेथड्स होते हैं, दो बेसिक सिस्टम्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। जिसमें से हमारे पास सबसे पहले जो सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ नर्वस सिस्टम, और इसकी कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाती है। ठीक हो गया। दूसरा बेटे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन की कैटेगरी में आता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन है और बेटे केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। देखो, बिहेवियर जो होता है ये आपके हार्मोनल एक्शन की वजह से चेंज भी होता है। लाइक आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आने की वजह क्या होती है? गुस्से में आने की वजह ये होती है कि उनकी बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज है तो अल्टीमेटली बेटे वो आपकी बॉडी को जो है वो इफेक्ट तो करेगा ना। ठीक है। तो ये याद रखना कि ये हमारे पास हार्मोन्स जो हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके जी। चलें, हमारे पास इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस करना है और स्टार्ट करेंगे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ। लेट्स बिगन द गेम। चलो जी, गेम अभी स्टार्ट होने लगी है। ठीक है। और पहला सवाल ही पूछते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये कौन कौन से सेल से मिलकर बनी होती है, तो क्या बताओगे? बताओ ज़रा, ये कौन कौन से सेल से मिलकर बना होता है? तो बेटे याद रखना, हमारे पास ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ना, इसमें दो तरह के सेल होते हैं। एक इसमें होते हैं एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है जी। दूसरा इसमें होते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक एक्साइटेबल सेल्स हैं और दूसरा बेटे हमारे पास नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ये जो आपके पास एक्साइटेबल सेल्स होते हैं दे आर लार्जर इन साइज। ठीक है। इनको हम लोग लार्जर सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, जो नॉन एक्साइटेबल होते हैं इनको बेटे हम लोग स्मॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास भाई इन दोनों की परसेंटेज है वो सेम होती है। 50% एक्साइटेबल होते हैं और 50% नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं।
चलो अब मुझे ये बताओ कि सेल्स आप लोगों ने पहचान लिए कौन से हैं? बिल्कुल पहचान लिए होंगे कि हमारे पास ये जो एक्साइटेबल सेल्स हैं इनको हम लोग लेबल करते हैं एज न्यूरॉन्स। ये बेटे हमारे पास न्यूरॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। नॉन एक्साइटेबल जो सेल्स होते हैं इनको हम लोग न्यूरोग्लिया बोलते हैं। दे आर रेफर टू एज न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। अब ये देखो आपके पास ना ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नॉन एक्साइटेबल जो सेल्स होते हैं ये आपके पास साइज में स्मॉलर होते हैं या लार्जर होते हैं, तो बता सकते हो। और ये जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं ये लार्जर होते हैं या स्मॉलर होते हैं, तो बेटे ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इन्हीं न्यूरोग्लियल सेल्स की ना कुछ आपके पास मजीद फंक्शनैलिटी के बारे में पूछता है, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। जैसे देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि स्मॉलर हैं, साइज में छोटे हैं, नॉन एक्साइटेबल हैं, ये बेटे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेपरेशन, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। ये बेटे न्यूरॉन्स के दरमियान सेपरेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ना ये ट्रॉफिक एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, एंड फैगोसिटिक एक्टिविटी करवाते हैं। ट्रॉफिक एक्टिविटी एंड फैगोसिटिक एक्टिविटी करवाना बेटे वो भी इसका काम है, तो हम इसको फैगोसिटिक फंक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं। डन। अच्छा फिर हम इसको और आसान कर देते हैं, वो भी इसका फंक्शन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि भाई ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ना ये नरिश करते हैं, ये बेटे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? न्यूरोग्लिया कर रहा है ना, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो बेटे ये बहुत आसान सी बात है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास जो है वो क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। जैसे हम लोग अगर इसकी बात करें फैगोसिटिक की, तो ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। फैगोसिटिक जो है अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं। चलो हम यहीं पे इसको जो है ना वो वाइंड अप करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स को, ताकि न्यूरोग्लियल सेल का कॉन्सेप्ट जो है जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो फौरी तौर पर जो है वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा ये हाईलाइट जो है वो हमारे पास सही नहीं है, तो इसको हम लोग फैगोसिटिक कर लेते हैं दोबारा से। देखो बेटे हमारे पास ना ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जिनको हम लोग नॉन एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि भाई इनकी जो टाइप्स हमारे पास होती हैं ना वो कौन कौन सी होती हैं। देखो बेटे ये आपके पास 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें से पहले हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स, या आपको डिफरेंट बुक्स जो हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस के तौर पर इसको यूज़ करती हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार शेप्ड, तो ये आपके पास स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। बेटे ये काम क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर। बस ये बात याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपने इसको बॉदर नहीं करना, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। अच्छा जी फिर हम इनकी दूसरी टाइप की बात करते हैं, तो बेटे ये हमारे पास ऑलिगो डेंड्राइटिक सेल्स कहलाते हैं, ठीक हो गया, या ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं भाई? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स या डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं ये बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइलिन शीथ बनाने के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीथ फॉर्मेशन। देन हम इसमें एक और सेल को ऐड करते हैं, ये इनके कहलाते हैं एपेंडाइमल सेल्स। इनको भाई क्या बोलते हैं? एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है जी। और बेटे ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं?
अच्छा, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, बिकॉज सम टाइम हम इसको ऑप्शंस में यूज करते हैं। वो ये कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं। किसकी? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स बेटे, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स ब्रेन में जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। चलो जी, फोर्थ टाइप हमारे पास कौन सी होती है भाई? इसमें फोर्थ टाइप आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है जी। और बेटे ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं भाई? ये देखो, ये बेटे हमारे पास फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनको मैक्रोफेजेस भी हम लोग कह सकते हैं। डन। चलो, ये बेटे आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ये कुछ बड़ी आसान सी चीजें हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ये जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं और ये आपके पास न्यूरोग्लियल हैं, तो बेटे अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि भाई इनमें से डिवीजन कौन शो करता है, ठीक है, और कौन सा सेल है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, कि इनमें से डिवीजन का मतलब ये है कि ये आपके पास डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर बेटे डिवीजन की बात करें तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास इसमें से जो डिवीजन शो करते हैं ना, वो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स कभी भी डिवीजन शो नहीं करते, ठीक है। जिसके बारे में हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना भाई, दे वंस मैच्योर डू नॉट डिवाइड। याद करो, वंस मैच्योर डू नॉट डिवाइड। एक दफा जब भी ये मैच्योर हो जाएं तो तब बेटे ये फिर डिवाइड नहीं कर रहे होते। तो डिवीजन का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो डिवीजन शो करते हैं, और न्यूरॉन्स जो हैं बेटे ये हमारे पास डिवीजन शो नहीं कर रहे होते। एम आई क्लियर? जी बेटे, क्या ये बात आपको क्लियर है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर जब हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास बेटे दो तरह के सेल्स हैं, एक एक्साइटेबल हैं और एक नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। और फिर हम ये भी डील करते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें स्मॉलर हैं, लार्जर हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। चलो, अब यहां पे ना दो और एमसीक्यूज आते हैं। वो कौन से हैं बेटे? वो इस नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। उनको हम क्लियर करेंगे एंड देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। दैट इज क्वाइट सिंपल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। सवाल ये आता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सी जर्मिनेटिव लेयर से डील करता है या ओरिजिनेट करता है। चलो आसान कर देते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सी जर्मिनेटिव लेयर से ओरिजिनेट करता है। ऑप्शंस हैं भाई हमारे पास, एक्टोडर्म, ठीक है। फर्ज करो ये हम लोग ऑप्शन ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन है दैट इज एंडोडर्म, एक हमारे पास ऑप्शन है दैट इज मीजोडर्म, एंड देन ऑप्शन डी हम लोग बना लेते हैं दैट इज पिनेकोडर्म। ये जो एक्टोडर्म होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्वस सिस्टम प्लस इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी आपकी स्किन और ये बेटे आपके स्किन के अपेंडेजेस जो होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम किससे डेवलप होता है? दैट इज बीइंग डेवलपिंग फ्रॉम एक्टोडर्मल सेल्स, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज इसके साथ ही बेटे ऐड कर लो, वो ये कि जब भी हम लोग इस नर्वस सिस्टम को डील कर रहे होते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है बेटे इसकी स्टडी किस ब्रांच के अंदर की जाती है? न्यूरोलॉजी के अंदर, ठीक है जी। न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच जिसके अंदर बेटे हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। डन? हाँ जी, बात समझ में आई?
ओके जी बेटे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जिसको हम लोग डील करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे चलेंगे जिसमें बेटे हम लोग इसके कंपोनेंट्स को डील करते हैं कि नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटे याद रखिएगा, जब भी हम इसके कंपोनेंट्स को डील करते हैं ना, दे आर 3 इन नंबर, ठीक है। ये हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? इसमें सबसे पहले भाई हमारे पास आ जाते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर्स आते हैं। देन बेटे हमारे पास आ जाते हैं न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। और इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं इफेक्टर्स, ठीक है जी। तो ये बेटे आपके पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बेटे? एक हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है। दूसरा बेटे हमारे पास ये न्यूरॉन्स हैं। तीसरा बेटे हमारे पास ये इफेक्टर्स हैं। डन। तो ये 3 आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ से ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग डील करेंगे। जैसे देखो, रिसेप्टर जो होते हैं ये मैसेज कैरी करते हैं न्यूरॉन्स की तरफ, ठीक है। देन हम लोग कहते हैं कि न्यूरॉन से मैसेज जो है वो जाता है इफेक्टर्स की तरफ। तो सपोज हम इसको और इजी अगर करना चाहते हैं तो हम भाई इसको लिख देते हैं, न्यूरॉन्स जो है ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, ठीक है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अब बेटे सवाल ये आता है कि ये जो रिसेप्टर से न्यूरॉन्स की तरफ जाते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, तो ये कौन सा पाथवे कहलाता है? इस पाथवे को बेटे हम लोग बोलते हैं दैट इज एफेरेंट नर्व पाथवे। क्या बोला मैंने? दैट इज रेफर टू एज एफेरेंट नर्व पाथवे, ठीक है। एफेरेंट नर्व पाथवे बेटे कहलाता है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो आगे इसकी टाइप्स में डिस्कस करेंगे। एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इफेरेंट नर्व पाथवे। डन। एफेरेंट नर्व पाथवे और बेटे इफेरेंट नर्व पाथवे ये हमारे पास होता है। अच्छा, अब इसके दौरान ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। ये बेटे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसका एनालिसिस करता है, ठीक है, और देन ये आगे भेजता है। अच्छा, इसका सवाल और तरीके से अगर हम लोग पूछें तो आपके पास ये पूछता है कि रिसेप्टर से न्यूरॉन्स की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ या एफरेंट नर्व पाथवे कौन सा भाई हमारे पास न्यूरॉन बना रहा होता है? तो इसमें बेटे शामिल होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। और अगर ये पूछे कि एफरेंट नर्व पाथवे जो है वो कौन से न्यूरॉन्स की वजह से होता है, तो बेटे आप बताओगे इसमें मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है जी। तो ये इसको आसान कर लीजिएगा, चंक बाय चंक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कि रिसेप्टर से न्यूरॉन्स की तरफ जाएंगे तो एफरेंट पाथवे होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ जाएगा तो इफेरेंट पाथवे होता है। और इसमें बेटे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को डील कर रहे होते हैं। डन। ओके बेटे, ये हमारे पास है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। चलो